अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में जो लेक्चर टॉपिक्स हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं, जो आज हम सीखेंगे, वो है मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। मशीन लर्निंग का एक मॉडल है जो कि लीनियर रिग्रेशन ही है जो अब तक हम इस्तेमाल करते आए हैं, मगर मल्टीपल का मतलब ये है कि जब भी आपके पास दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं या इनपुट्स होते हैं, तो फिर आप मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन की तरफ जाते हैं। वो जो इनपुट्स होंगे वो वैल्यू फॉर्म में या नंबर्स की फॉर्म में होने चाहिए। जो हमारे पास इसका डेटा सेट है, चूंकि वो हाउसिंग डेटा सेट है, तो उसका जो मतलब हमारे पास जो सैंपल्स हैं उसके तकरीबन 20,000 के अराउंड है। तो हमारे पास एक ह्यूज डेटा कलेक्शन है जो आज के इस ट्यूटोरियल में हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इतने ह्यूज डेटा सेट को रिप्रेजेंट करने के भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। तो जो तरीके हम आज जो टेक्निक्स हम प्लॉटिंग की सीखेंगे, उसमें हिस्टोग्राम है, बेल कर्व है, बॉक्स प्लॉट है, पेयर प्लॉट है। ये तमाम प्लॉटिंग डेटा को रिप्रेजेंट करने के डिफरेंट तरीके हैं। तो आपके पास जो भी डेटा सेट है उसके हिसाब से आप देखिए कि कौन से प्लॉटिंग या कौन सा तरीका ग्राफ का आपके डेटा को बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट करता है। तो मैं आप लोगों को आज के ट्यूटोरियल में डिफरेंट तरीके की प्लॉटिंग सिखाऊंगी। आप अपने डेटा सेट के हिसाब से उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और बहुत आसान स्टेप में हम एक एक लाइन एक एक कमांड इस्तेमाल करते हुए ये तमाम की तमाम प्लॉटिंग कर लेंगे। इसके अलावा जो चीज़ें हम आज के वीडियो ट्यूटोरियल में कवर करने जा रहे हैं, सबसे पहले तो हम कैलिफोर्निया हाउसिंग डेटा सेट को समझेंगे। वो तमाम लोग, वो तमाम स्टूडेंट्स जो कि प्राइस प्रिडिक्शंस के ऊपर काम कर रहे हैं, किसी भी चीज़ की प्राइस प्रिडिक्शन, जैसे अभी हमने हाउसिंग की लिया है, यानी कि अगर किसी घर में या किसी फ्लैट में ये फीचर्स होंगे तो वो कितने प्राइस पे वो घर जाएगा। या अगर उसमें ये बेडरूम्स थे, इतने नंबर ऑफ बेडरूम्स थे या इतने नंबर ऑफ उसमें रूम्स थे और दूसरे कैटेगरीज थी, तो वो कितने प्राइस पे खरीदा गया था। तो ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो प्राइस प्रेडिक्शंस के ऊपर काम कर रहे हैं, जिनके डेटा फॉर एग्जांपल कार की प्राइस हो गई या स्टॉक एक्सचेंज या स्टॉक मार्केट की प्राइसेस पे उनकी नज़र है, या जो भी उनके पास डेटा सेट है, तो वो अपने डेटा सेट के ऊपर ये तमाम टेक्निक्स, यही जो स्टेप्स मैं इस वीडियो ट्यूटोरियल में सिखा रही हूँ उनको फॉलो करते जाएंगे, तो आप अपने डेटा सेट के प्राइस प्रेडिक्शन का एक मॉडल तैयार कर सकते हैं। इस काम के लिए जो प्लेटफॉर्म हम यूज़ कर रहे हैं वो गूगल रिसर्च नोटबुक है। ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, आप अपने जीमेल अकाउंट से साइन इन हो। और इस प्लेटफॉर्म की खास बात यह है कि इसमें जीपीयू फ्री है, तो वो तमाम स्टूडेंट जिनके पास डेस्कटॉप या उनका लैपटॉप अपग्रेड नहीं है, उसमें जीपीयूज नहीं है, क्योंकि मशीन लर्निंग में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, ये सब में बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग हो रही होती है, डेटा सेट बार बार ट्रेन हो रहा होता है, तो अच्छे जीपीयू, ज़ाहिर जीपीयू होगा तो काम करने में मजा आएगा। तो जिनके पास जीपीयू नहीं है वो भी काम को एंजॉय कर सकते हैं इस तरीके से कि वो इस नोटबुक को इस्तेमाल करें। ऑनलाइन है, जीपीयू को अपग्रेड करने की ज़रूरत नहीं है, सिस्टम को अपग्रेड करने की ज़रूरत नहीं है, जीपीयू फ्री है। आप रन करेंगे तो ये ऑनलाइन जीपीयूज रन हो रहे होंगे। साइकिट रन के पैकेजेस और दूसरे पैकेजेस हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। डेटा विजुअलाइजेशन के लिए जो टेक्निक्स आज हम सीखेंगे उसमें हमारे पास हिस्टोग्राम्स हैं। हिस्टोग्राम्स और इस टाइप की डिफरेंट प्लॉटिंग आप लोगों ने यकीनन रिसर्च पेपर्स में और दूसरी जगहों पे देखा होगा। इसके अलावा जो हम सीखेंगे वो कर्व फिटिंग है। कुछ इसके बारे में पढ़ते भी जाएंगे ताकि जब हम उसको समझने की कोशिश करें तो हमें चीज़ें समझ आए। जो खास चीज़ है इस वीडियो में वो ये है कि अगर आपके पास कोई बना बनाया ग्राफ आ जाए तो उसमें सबसे काम की इंफॉर्मेशन को पढ़ लेना, या आपके पास अगर डेटा है तो उसको बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट करना, दोनों वेज, यानी डेटा को ग्राफ में रिप्रेजेंट करना और ग्राफ से अपने काम की डेटा उठा लेना या उसको पढ़ लेना, दोनों चीज़ें हम आज के वीडियो ट्यूटोरियल में सीखेंगे। एक और डेटा प्लॉटिंग की टेक्निक जो हम देखेंगे वो है बॉक्स प्लॉट। और लास्ट जो है वो है पेयर प्लॉट। पेयर प्लॉट में ये है कि दो डिफरेंट इंडिपेंडेंट या दो डिफरेंट, एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट वेरिएबल्स आपस में किस तरीके से अपने डेटा को रिप्रेजेंट करें, डेटा की फॉर्म में वो किस तरीके से रिप्रेजेंट हो रहे हैं। तो ये सारी हमारे पास जो है वो टेक्निक्स है जो हम आज की वीडियो ट्यूटोरियल में कवर करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा जो लेक्चर है उसमें जो मज़ीद चीज़ें हम कवर हमने आउटलाइन में रखी हुई हैं, डिपेंडिंग कि हमारा कितना लंबा ये लेक्चर जाता है, तो उसमें हम, ज़ाहिर डेटा सेट हमारे पास बहुत ज़्यादा है, तो जब हम डेटा सेट को डिफाइन करेंगे तो आप देखेंगे कि आउटलायर्स डिटेक्ट हुए, तो उन आउटलायर्स को हैंडल करने का तरीका हम सीखेंगे।
मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन किस तरीके से हम इम्प्लीमेंट करते हैं, या जो मॉडल की इम्प्लीमेंटेशन है वो हम देखेंगे। के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन हो जाएगा इस पे हमारे पास। के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन बेसिकली मॉडल को इम्प्रूव करने का तरीका है। वो तमाम लोग जिन्होंने अब तक सिर्फ ट्रेनिंग डेटा सेट और टेस्टिंग डेटा सेट के बारे में सुना है, तो उनको ये पता चल जाना चाहिए कि एक वैलिडेशन डेटा सेट भी होता है। तो वो किस तरीके से काम कर रहा होता है, उसका क्या कॉन्सेप्ट है, वो इस वीडियो ट्यूटोरियल में कवर करेंगे। और हम मॉडल को इवेल्युएट करेंगे, उसके डिफरेंट परफॉर्मेंस मैट्रिक्स को देखेंगे, और उसकी इम्प्रूवमेंट में क्रॉस वैलिडेशन के थ्रू हम इसकी इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे। तो ये सब आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम कवर कर रहे हैं। तो वीडियो की तरफ मजीद बढ़ते हैं, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और हम गूगल रिसर्च नोटबुक की तरफ चलते हैं। और राइट स्टूडेंट्स, हम गूगल के रिसर्च प्लेटफॉर्म पे मौजूद हैं, colab.research.google.com। ये वेबसाइट पे हम इंटर हुए, हमने फाइल में गए, फाइल में जाके हमने न्यू नोटबुक किया। न्यू नोटबुक के बाद हमारे पास एक प्लेन नोटबुक खुल गया, जिसमें हमने यहाँ पे जाके जो भी आपको टाइटल देना है अपने नोट फाइल का, वो आपने टाइटल दे दिया। हेडर हमने बना दिया कि हम ये जो मशीन लर्निंग मॉडल इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जो डेटा सेट हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कैलिफोर्निया हाउसिंग प्राइस प्रोडक्शन के लिए से रिलेटेड है। तो वो तमाम स्टूडेंट्स जो प्राइस प्रेडिक्शन के ऊपर काम करना चाहते हैं, जिनके पास अपना डेटा सेट मौजूद है, तो वो अपना डेटा सेट लेकर आएं और इस मॉडल्स, इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए अपना मॉडल इम्प्लीमेंट करें, उसको एनालाइज करें और अपना मशीन लर्निंग मॉडल एक तैयार कर ले। जिनके पास डेटा सेट मौजूद नहीं है लेकिन वो प्राइस प्रेडिक्शन को सीखना चाह रहे हैं, तो कोई मसला नहीं है। आप बने बनाए जो लर्निंग पर्पस के लिए, एजुकेशन पर्पस के लिए डेटा सेट्स ऑलरेडी अपलोड हुए हुए हैं, वहां से मैं भी वहीं से उठा रही हूँ, आप भी उससे उठाइए और प्रैक्टिस कीजिए और सीखिए। तो यहाँ पे हमने जो है सबसे पहले तो हमें जो भी मॉडल इम्प्लीमेंट करना होता है, तो डेटा सेट होना चाहिए। तो जो भी आपके पास डेटा सेट है, या तो आप उसको अपने किसी ड्राइव पे अपलोड कर दीजिए और वहां से फिर आपको रीड सीएसवी करना होगा। वरना जो दूसरा तरीका है कि आप साइकिट लर्न का ही पैकेज अगर उठाना चाह रहे हैं, तो उसका तरीका ये है कि आप ये कमांड लेंगे फ्रॉम sklearn डॉट डेटा सेट्स। इम्पोर्ट आपने किया, डेटा सेट इस नाम से रखा हुआ है, fetch अंडर स्कोर कैलिफोर्निया अंडर स्कोर हाउसिंग। ये आपने ले लिया, डेटा सेट्स होगा ये। राइट। उसके बाद आपने जो है कोई भी एक वेरिएबल आपको चाहिए होगा, हमने रख लिया CLFRN। या आपकी अपनी मर्जी है, कोई भी नाम आप दे सकते हैं। तमाम डेटा सेट हम इसके अंदर डालना है, तो डेटा सेट का बिल्कुल एज इट इज हम नाम लिख लेंगे, राउंड ब्रैकेट्स। और अब हम जो है इसको प्रिंट करके देख लेते हैं कि क्या डेटा सेट हमारे पास लोड हो चुका है। तो कमांड ये है कि प्रिंट, फिर राउंड ब्रैकेट्स के अंदर आपने लिखा लिस्ट और फाइल का नाम जिसमें आपने डेटा सेट को लोड किया है। तो हम मेक श्योर कर ले कि डेटा सेट लोड हो जाना चाहिए। और जब हम इसको यहाँ पे प्ले करेंगे, तो डेटा सेट लोड हो चुका है। ये इस बात की निशानी है कि आपके पास उस डेटा सेट के अंदर जो जो लेबल्स मौजूद थे, वो सब आपके पास डिस्प्ले हो गए हैं। कुछ लेबल को मैं क्विकली बता देती हूँ, कुछ को मैं आपको इस एक्सप्लोर करके बताऊंगी। डेटा जो लेबल है, ये इस नाम की जो फाइल इसमें मौजूद है डेटा सेट पे, इसके अंदर तमाम वैल्यूज मौजूद होती हैं। वैल्यूज यानी कि इनपुट की। टारगेट में आउटपुट की वैल्यूज है, यानी प्राइस प्रिडिक्शन कर रहे हैं, तो प्राइस की जो वैल्यूज होंगी वो इस टारगेट के फोल्डर के अंदर मौजूद होंगी। फ्रेम का फोल्डर हम अभी एक्सप्लोर करेंगे। टारगेट नेम्स का मतलब ये है कि जो टारगेट वैल्यूज हैं उसके जो हेडिंग है, कि ये उसकी जो लेबलिंग है कि ये वैल्यूज किस चीज़ की हैं, तो ये आउटपुट का जो नाम होगा वो इसमें मौजूद होगा। फीचर नेम्स के अंदर इनपुट के तमाम नाम रखे हुए होंगे, उनके नेम्स रखे हुए होंगे। और DESCR इज फॉर डिस्क्रिप्शन, इस डेटा सेट के तमाम डिस्क्रिप्शन इसमें मौजूद है। एक दो हम एक्सप्लोर कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा है यहाँ पे प्रिंट और CLFRN डॉट फीचर नेम्स फोल्डर देख लेते हैं हम किसके अंदर क्या है। तो हमने एज इट इज नाम को फॉलो करना है क्योंकि ये फोल्डर इसी नाम से अंदर रखा हुआ है। तो जब हमने फीचर अंडरस्कोर नेम्स को इंटर किया या प्ले कर दिया, तो हमारे पास ये तमाम 1 2 3 4 5 6 7 8 वेरिएबल्स मौजूद हैं। और इन वेरिएबल्स के अंदर इनका डेटा मौजूद है। वो जो डेटा है वो डेटा के फोल्डर में रखा हुआ है। और
ये 8 उसके इनपुट के टर्म है। डिस्क्रिप्शन पे जाते हैं, हम देखते हैं कि भाई ये डेटा सेट है क्या, क्योंकि हमने स्टार्ट में कहा था कि हम एक्सप्लोर करेंगे, डेटा सेट को पढ़ेंगे, तो पढ़ना ज़रूरी है। इसके लिए हम जाएंगे CLFRN और जो फोल्डर हमारे पास DESCR के नाम से मौजूद है, यहाँ पे लिस्ट भी आ जाती है, आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसको प्ले करते हैं। ये आपके पास डेटा सेट की जो है वो डिटेल्स है। क्विकली हम पढ़ लेते हैं डेटा सेट के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है। नंबर ऑफ इंस्टेंसेस, यानी कि जो सैंपल साइज है वो 20,640 है। तो 20,000 बहुत ह्यूज डेटा सेट है। और इसमें हमें ना सिर्फ लीनियर रिग्रेशन लगाना चाहिए बल्कि न्यूरल नेटवर्क का रिग्रेशन भी इसमें लगाना चाहिए। तो अगली वीडियो जो मैं बनाने वाली हूँ वो न्यूरल नेटवर्क रिग्रेशन के ऊपर होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन मौजूद है कि 8 न्यूमेरिक एट्रीब्यूट्स मौजूद है, टारगेट मौजूद है। एट्रीब्यूट्स के नाम हमने देख लिए, तो उसकी डिस्क्रिप्शन ये है कि मैड इंक के नाम से जो वेरिएबल है उसमें मीडियन इनकम रखा हुआ है, किसी सर्टेन ब्लॉक का जो है वो डेटा है। तो उस ब्लॉक, हर ब्लॉक का अपना मीडियन इनकम लिखा रखा हुआ है। हाउस एज में वो घर कितने अरसे से तामीर हुआ है, कितनी उसकी लाइफ हो चुकी है, उसके डेटा रखा हुआ है। एवरेज रूम, हाउस में कितने रूम्स हैं, वहाँ उस एरिया के उन उसमें बेडरूम्स कितने हैं, उसका एवरेज डेटा रखा हुआ है। उस एरिया की पॉपुलेशन लिखा रखा हुआ है। एवरेज ऑक्यूपेशन में वहाँ के लोगों का ज़्यादातर ऑक्यूपेशन क्या है, उससे रिलेटेड डेटा है। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, यानी कि वो जो उसके डायमेंशंस है, घर का जो एरिया है, उसके जो पॉइंट्स है वो सब रखे हुए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो लिंक है हमारे पास, इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एक यही डेटा सेट जहाँ से उठाया गया उसकी डिटेल रखी हुई है कि 1990s का ये सेंसस है जिसका डेटा सेट उन्होंने पब्लिक किया है, और इस पे जो है मॉडल को इम्प्लीमेंट करने को बोला है। ऑल राइट। कैलिफोर्निया डिस्ट्रिक्ट, टारगेट वेरिएबल जो है वो मीडियन हाउस वैल्यू के नाम से है। और यानी कि उस वैल्यू की जो उस हाउस की जो वैल्यू थी, प्राइसेस थी, उसका डेटा जो है वो टारगेट वेरिएबल के अंदर मौजूद है। और उसका जो यूनिट है वो हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डॉलर है। तो ये हमारे पास प्राइस की कुछ एस्टिमेशन आ गई है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा इसमें कुछ और भी डिटेल्स मौजूद है, जैसा कि अ ब्लॉक ग्रुप टिपिकली हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ 600 टू 3,000 पीपल। कम से कम 600 लोग हैं एक ब्लॉक में, और ज़्यादा से ज़्यादा 3,000 का जो है वो ब्लॉक है। बहरहाल ये डेटा यहाँ पे रखा हुआ है, और उसकी कुछ डेट्स और उसकी कुछ रेफरेंसेस मौजूद है। तो ये इसकी डिस्क्रिप्शन थी, जिससे हमें अंदाज़ा हो गया कि 20,000 सैंपल्स का ये डेटा है जिसमें 8 वेरिएबल्स हैं। तो और वेरिएबल्स जो है वो वैल्यूज़ की फॉर्म में है, कोई मिसिंग वैल्यू इसमें मौजूद नहीं है, तमाम डेटा फिल है। तो हम जो है इस डेटा सेट को जिस पे काम करने जा रहे हैं, ये उसका डिस्क्रिप्शन हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। हम ये वाला जो फोल्डर था जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, इसको भी देख लेते हैं फ्रेम को टैप करके कि इसके अंदर क्या डेटा रखा हुआ है और इसका काम क्या है। तो अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट कोड सेक्शन की तरफ, और अब हम यहाँ लिख देंगे प्रिंट CLFRN.फ्रेम। इसको हमने प्ले किया, और प्ले करने के बाद हमारे पास है नन। नन का मतलब ये है कि ये इस फ्रेम के अंदर कोई डेटा मौजूद नहीं है। अब इस फ्रेम का काम क्या होता है? इसका काम ये होता है कि वो जो तमाम डेटा सेट आपके पास अलग अलग रखा हुआ है, वैल्यूज अलग है इनपुट की, आउटपुट की वैल्यूज अलग जगह रखी हुई है, आउटपुट का नाम अलग जगह रखा हुआ है, चौथी जगह पे जाके जो है इनपुट की वैल्यू नाम रखा हुआ है। तो इन तमाम चीज़ों को, फ्रेम का काम ये होता है कि ये एक टेबल की फॉर्म में वो लेकर आ जाएगा, एक फ्रेम बना देगा जिसमें डेटा भी होगा, उसी के अंदर टारगेट्स भी होंगे, आउटपुट की वैल्यूज भी होंगी, नाम भी उसी में होंगे, और फीचर के नाम भी उसी में होंगे। तो फ्रेम बनाते कैसे हैं ये आप सीख लीजिए। जहाँ पे आपने जिस फोल्डर में आपने कैलिफोर्निया की फाइल या जो भी आपकी डेटा फाइल है उसको आपने लोड करवाया है, उसी ब्रैकेट के अंदर, उसी लाइन में ब्रैकेट के अंदर आप कमांड लिखेंगे as_frame इक्वल्स टू ट्रू। ये कमांड आप लिख देंगे। तो इससे जो है क्या होगा, पहले तो आप इसको प्ले करें ताकि ये जो कमांड हमने ऐड की है वो इस डेटा सेट का, इस प्रोग्रामिंग का हिस्सा बन जाए। अब हम आगे जाके ये जो फ्रेम वाली कमांड है इसको दोबारा प्ले करते हैं, क्योंकि उस वक्त फ्रेम इसके अंदर नहीं था। अब हमने एस फ्रेम इक्वल्स टू ट्रू कर दिया है।
तो अब आप ये देखिए, एक टेबल तैयार हो गया है। इस टेबल का काम ये है कि इसके अंदर आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 8 आपको इसमें कॉलम्स नजर आ रहे हैं इनपुट के। सबके लेबलिंग भी नजर आ रही है, वैल्यूज भी नजर आ रही है। नाइन्थ कॉलम जो है वो मीडियन हाउस वैल्यूज का था, जो अभी हमने डिस्क्रिप्शन में देखा है। वो भी यानी एक फ्रेम तैयार हो गया है, एक टेबल तैयार हो चुका है जिसमें डेटा और लेबलिंग, आउटपुट और लेबलिंग सब एक जगह मौजूद है। शुरू के 5-6 डेटा का उन्होंने सैंपल दिखा दिया, और एनडी के 5-6 डेटा का सैंपल दिखा दिया है कि ये फाइल जो है वो रेडी है। मुझे काम ये करना है कि इस फाइल को सीएसवी में कन्वर्ट करना है, या मैं चाह रही हूँ कि जो फाइल है एक्सेल की फाइल मुझे मिल जाए। तो थोड़ा सा हमें इसका फॉर्मेट सेट करना पड़ेगा, वो भी हम यहाँ पे एक एडिशनल चीज सीख लेते हैं। और हम यहाँ पे लिख लेते हैं टू कन्वर्ट फ्रेम इनटू डेटा फ्रेम, हम इसको कहते हैं, जो अभी हम करने वाले हैं फॉर्मेट। अब इसमें जो ज़रा रिप्रेजेंटेबल फॉर्म में आ जाता है डेटा, इसके लिए हमें कमांड चाहिए होगी import pandas spd clfrndf equals to pd dot data frame। ये कमांड का नाम है। सबसे पहले हमें इसमें डेटा बताना होता है, तो डेटा जो हमारे पास रखा हुआ है वो CLFRN डॉट डेटा के अंदर है। कैलिफोर्निया में डेटा नाम का जो फोल्डर था उसके अंदर इसकी इंफॉर्मेशन है, वो हमें चाहिए। और कॉलम्स की इंफॉर्मेशन हमें चाहिए CLFRN डॉट फीचर अंडरस्कोर नेम्स के अंदर जो है वो डेटा का नाम था। इसको हम प्रिंट करके देखते हैं कि क्या ये जो है वो तैयार हुई फाइल। यस, अब देखें कितना ये रिप्रेजेंटेबल फॉर्म में, पिछले वाले फॉर्म रॉ फॉर्म थी और ये वाले थोड़ा सा जो है वो एक्सेप्टेबल फॉर्म में है। तो वही तमाम वैल्यूज हैं, वही जो है लेबलिंग है, लेकिन सिर्फ अभी हमने इनपुट ऐड किया, इनपुट की वैल्यूज और इनपुट का नाम। अब हमें इसमें आउटपुट भी इसी फाइल में ऐड करना होगा। तो हमारे पास आउटपुट की कमांड हो जाएगी वही CLFRN DF, और आउटपुट का नाम है हमारे पास MED। ये मैंने ऊपर से देख लिया है कि ये क्या इसके स्पेलिंग है, एज इट इज स्पेलिंग। टारगेट लेबल के आपको डालना है, और उसके बाद जो है फिर आप यहाँ पे फाइल को ऐड करेंगे, यानी टारगेट की वैल्यूज इस कॉलम में चली जाए, और उस कॉलम का नाम है मीडियन हाउस वैल्यू। हम इसको रन करके देखते हैं कि क्या हमारे पास इसकी जो है वो शक्ल निकलती है। तो ये आप देखें, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड तक था लास्ट टाइम, मीडियन हाउस वैल्यू भी इसमें ऐड हो गया। अभी आपके पास एक शीट तैयार हो गई है। अब मैं चाहूंगी कि चूंकि ये इतनी अच्छी सी शीट है तो ये मेरे कंप्यूटर में मौजूद हो, या मैं इसको डाउनलोड करना चाहूंगी। तो डाउनलोड करने के लिए हमारे पास कमांड है, जो फाइल आपको सेव करनी है उस फाइल का नाम डॉट, ये हम मैंने जो है यहाँ पे एक छोटा सा एक्सेल की शीट आ रही थी उसको क्लिक किया था, तो ये डेटा सेट बहुत हैवी है तो थोड़ी देर बाद ही ओपन हुआ है। ठीक है, मैक्सिमम रॉज वगैरह तो 800 तक ये डेटा सेट जा रहे हैं, तो दिस इज टू मच फाइल। ठीक है, तो इसको मुझे डाउनलोड करना है। तो मैं आपको ये बताई थी कि CLFRNDF जो फाइल का नाम है जिसको आपको कन्वर्ट करना है, उसका नाम लिखा आपने डॉट टू_CSV। ये वो कमांड है जो कि इस फाइल को CSV में कन्वर्ट करेगी। मशीन लर्निंग के लिए जो भी डेटा सेट होता है हमारे पास वो CSV फॉर्मेट में होना चाहिए, और CSV स्टैंड्स फॉर कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। तो तमाम डेटा सेट में कोई लाइन वाइन नहीं होगी, हर डेटा सेट कॉमा से सेपरेट हुआ होगा। फाइल का नाम दे देंगे, फॉर एग्जाम्पल मैंने फाइल का नाम दे दिया है हाउसिंग डेटा सेट डॉट CSV। लगाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये फोल्डर में लेफ्ट पे जो ये फाइल्स का फोल्डर नजर आ रहा है इसको मैं क्लिक कर देती हूँ। इस वक्त यहाँ पे कोई शीट मौजूद नहीं है, सैंपल डेटा, ये गूगल का अपना जो है वो बिल्ट इन काम है थोड़ा सा। ठीक है, अब जब मैं इसको प्ले करूंगी CLFRNDF.CSV वाली कमांड को, तो ये जो फाइल है हाउसिंग डेटा सेट डॉट CSV, ये आपके पास यहाँ पे अपेयर हो जाएगी। तो अब ये हाउसिंग डेटा सेट डॉट CSV की फाइल मौजूद है। ये थ्री डॉट्स में मैं गई, यहाँ से मैंने फाइल को डाउनलोड कर लिया। अब ये फाइल मेरे कंप्यूटर पे मौजूद है।
और ये डाउनलोड में यहाँ पर आ गई है। और अगर हम इसको ओपन करके देखना चाहें तो तमाम जो डेटा सेट है वो हमारे पास यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। मैं एक्सेल की फाइल जो ओपन हुई है उसको शेयर करती हूँ स्क्रीन पे। ये आपके पास आ गया हाउसिंग डेटा सेट एक्सेल की। और ये आपके पास CSV फॉर्मेट में मौजूद है। और इसमें तमाम इंडिसेस हो गए। ये बहुत लंबी सी फाइल है, हैवी फाइल है। 20,000 का डेटा इसमें मौजूद है। बहरहाल अब ये आपके कंप्यूटर पे मौजूद है। तो एक्सेल की जो शीट है वो अभी हमने देख ली, वो तैयार हो चुकी है। अब आप उसको अपने गिटहब अकाउंट में अपलोड कर लें या अपने पास सेव करके रख लें। अब ये डेटा जो है आपके डेस्कटॉप पे मौजूद है। तो इस तरीके से हम इसको कन्वर्ट करके लोड कर लेते हैं। चले जी, अब हम आ जाते हैं खास चीज़ के ऊपर जो हमें सीखना है। वो है हमारे पास डेटा विजुअलाइजेशन टेक्निक्स। फर्स्ट जो हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो है हिस्टोग्राम। इसको हमने हेडर कर दिया, बोल्ड कर लिया। और अब हम आगे बढ़ते हैं। हिस्टोग्राम के लिए जो कमांड है हमारे पास, सबसे पहले तो उससे रेलिवेंट लाइब्रेरी हमें चाहिए होगी। तो हम कर लेंगे मैट प्लॉट पाई प्लॉट। यहाँ पे आ गया मैट प्लॉट लैब डॉट पाई प्लॉट SPLT। ये एज इट इज कमांड हमने ले लिया। इसको हम रन कर देते हैं ताकि हमारे पास ये प्लॉटिंग की जो फाइल है वो रैम में स्टोर हो जाए या रैम में लोड हो जाए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, जब हमने इसके रेलिवेंट पैकेज इंस्टॉल कर लिया तो अब कमांड आ जाइए हमारे पास CLFR-NDF, जो हमारी डेटा सेट की फाइल है वो DF वर्जन का। HIST हमने लिखा, बिन्स हमने लिख दिए इसमें 50। ये आपके पास जो हिस्टोग्राम बनेगा उसके जो है चेक बॉक्सेस को सेट करने का है तरीका। और नीचे हम लिख देंगे PLT.show। तो इसको हम रन करते हैं, देखते हैं कि किस फॉर्म में हमारे पास फाइल आ रही है। और ये आपके पास जो है एक ही कमांड से हिस्टोग्राम प्लॉट हो गया है। 9 के 9 डेटा का, 8 कॉलम्स का, और 9th नंबर जो है वो आउटपुट का। आपके पास हिस्टोग्राम तैयार हो चुका है। हिस्टोग्राम में आप देखें यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही है, यानी इसका डेटा और इसका जो लेबल है वो दोनों जो है आपस में, दोनों की लेबलिंग जो है वो ओवरलैप हो रहा है। तो उसको हमें सही करना होगा थोड़ा सा। इसका बिल्कुल आसान तरीके है, आपको फिगर को स्केल करना पड़ेगा। तो आपने लिख दिया फिक्स साइज इक्वल्स टू, और राउंड ब्रैकेट के अंदर आपने जो है फिगर साइज दे दिया। फॉर एग्जांपल मैं इसको दे देती हूँ 10,8। 10 जो है वो हॉरिजॉन्टल वाइज यानी ड्रॉ एक्सटेंड हो जाएगी, और 8 जो है वो वर्टिकल या कॉलम वाइज जो है ये एक्सटेंड हो जाएगा। या आप अपनी मर्जी से भी पॉइंट्स दे सकते हैं। और अब आप देखें ये कमांड जो है वो, अब जो नाम था वो ओवरलैप नहीं हो रहा है, अब ये बेहतर फॉर्म में मौजूद है। ठीक है, अब हम इसको समझ भी लेते हैं। समझने में बिल्कुल आसान तरीका है। आपने ये देखा कि ये मीडियन इनकम से रिलेटेड डेटा था, उसके ये आपको ग्राफ नजर आ रहा है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि वो तमाम लोग जिनकी इनकम 0 से 5 के दरमियान थी, जो भी यूनिट है, फॉर एग्जांपल $500 इनका जो है वो फॉर एग्जांपल इनकम है। तो जिनकी भी इनकम $0 से $500 के दरमियान थी, उन लोगों ने ज्यादा परचेजिंग की है। उन लोगों ने ज्यादा घर खरीदे हैं, और उसके बाद के जो मीडियन इनकम है उनकी परचेजिंग कम है। आप देखिए ग्राफ जो है आपके पास कम होता जा रहा है। वाई एक्सिस आप ये बता रहा है कि नंबर ऑफ हाउसेस। ठीक है, तो समझे कि 0 से 5 तक के जो लोग थे उसमें कुछ लोग ऐसे भी थे मतलब 1,500 घर तकरीबन ऐसे लोगों की थी जिनकी इनकम 2 से 3 के दरमियान है। ठीक है, मैं अंदाजे से बता रही हूँ, 0 और 5 तो इसका हाफ हो जाएगा 2.5। तो 2.5 से 3.5 के दरमियान लोग हैं, जिन ज्यादातर लोग ऐसे 1,500 के करीब जिनकी मीडियन इनकम 2.5 से 5 के दरमियान है। और 500 के करीब ये वो लोग हैं जिनकी इनकम 5+ है। फिर ये वो लोग हैं तकरीबन समझे 50-60 के करीब, ये वो लोग हैं जिनकी इनकम 10 से 15 के करीब है। ठीक है, इसी तरीके से हाउस एज पे आ जाते हैं। हाउस एज में नीचे जो है वो एयर्स है, नंबर ऑफ एयर्स, और यहाँ पे नंबर ऑफ हाउसेस है।
तो अब इस डेटा को कैसे पढ़ेंगे? फॉर एग्जाम्पल अब आप देखिए इसका जो कर्व है वो पहाड़ जैसा है, माउंटेन जैसे, ऊपर नीचे और एकदम ऊपर। तो ये जो सबसे ऊपर है ये तो बहुत आसान है पढ़ना। क्या मतलब हुआ कि अगर ये 0 है, ये 20 है, ये 40 है, तो नेक्स्ट जो होगा वो 60 होगा। तो 60 से थोड़ा पहले आप आ जाए, तो फॉर एग्जाम्पल कि ये आपके पास 57 है, ठीक है, क्योंकि बीच में 50 होगा, तो फॉर एग्जाम्पल ये 55 रख लेते हैं। 55 ईयर्स के घर सबसे ज्यादा है जिसकी तादाद तकरीबन 1250 है। 1250 वो घर हैं जिनकी एज, उन घरों की एज जो है वो तकरीबन 55 साल के, वो मतलब उनकी तामीर को हो चुका है। ये वाला जो ग्राफ है जिसमें पीक्स बहुत ज्यादा हैं, ये ग्राफ मैं कह देती हूँ फॉर एग्जाम्पल कि ये जो है तकरीबन 15 है, और ये वाला ग्राफ जो है वो तकरीबन 37 है, 40 से थोड़ा पीछे। ठीक है, तो 15 से लेकर 37 साल तक, यानी 15 से लेकर 37 ईयर्स तक के जो हाउसेज हैं, उनका जो ग्राफ है वो 500 से 750 के दरमियान है ज्यादातर घरों का। ठीक है, तो कुछ ऐसे घर हैं जो 75, 750 ऐसे घर हैं जो 35 को भी क्रॉस कर रहे हैं, और वो 15 को भी क्रॉस कर रहे हैं। लेकिन मोस्टली जो घर हैं उनकी तादाद, यानी 250 तकरीबन घर ऐसे हैं जो ओवरऑल रेंज पे स्प्रेड हो रहे हैं। तकरीबन 750 घर ऐसे हैं जिन्होंने 15 ईयर को क्रॉस कर लिया है। तकरीबन 750 से कुछ और ऊपर घर भी ऐसे हैं जिन्होंने 35 ईयर को क्रॉस कर लिया है। तकरीबन 55 ईयर के वो घर, 1250 वो घर हैं जो कि 55 को क्रॉस कर चुके हैं। तो इस तरीके से हमने इसको पढ़ लिया। आप हर एक ग्राफ को पढ़ लीजिएगा, मैं आ रही हूँ डायरेक्ट आउटपुट के ऊपर। आउटपुट में क्या है कि मीडियन हाउस वैल्यू, वैल्यूज के बारे में उन्होंने ऊपर लिखा हुआ था कि 100 ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स हैं। इसका मतलब ये है कि ये $200,000 का घर है, ये $400,000 का घर है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाले जो सेक्शन है, जो 0 और $200,000 के दरमियान है, ये वो घर हैं जो ज्यादा तादाद में है। तकरीबन 1000 घर जो हैं वो अराउंड $200 के करीब मालियत के हैं, इतनी वर्थ के हैं। और इसके अलावा कुछ ऐसे घर हैं जो तकरीबन कितने, 1000 घर या उससे भी थोड़ा ज्यादा, समझे 1050 घर ऐसे हैं जिनकी मालियत $400 से भी बहुत ज्यादा है। समझे, ये तकरीबन 4.700 के तकरीबन 1000 घर हैं जो इस मालियत के मौजूद हैं। ज्यादातर घर जो हैं तकरीबन 200 घर जो है वो तमाम रेंज को कवर कर रहे हैं। और कुछ घर जो हैं वो 4.7 को क्रॉस कर रहे हैं, कुछ घर जो हैं वो समझे ये 1 और 2, 800 के करीब घर जो है वो 1 से 200 डॉलर्स के दरमियान उनकी वर्थ है। बाकी जो ज्यादातर घर हैं वो इस रेंज से अंदर अंदर आ रहे हैं। तो ये हमारा डेटा सेट पढ़ने का तरीका है। इसको मजीद, चूंकि ये जो बार्स हैं ये असल में एक एक कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो मैं चाहूंगी कि बार जो है वो ज्यादा रिप्रेजेंटेबल फॉर्म में आ जाए। तो यहाँ पे इसके लिए हमारे पास जो कमांड होती है वो है एज कलर की, और मैंने इसको कह दिया ब्लैक। तो अब आप देखिएगा ग्राफ कितना जो है वो हसीन हो जाएगा। और आप देखिए जो थोड़ी देर पहले एक दूसरे के अंदर मर्ज ग्राफ नजर आ रहा था, अब एक एक लाइन उसकी अलग नजर आ रही है। आप इसकी लाइन विथ भी सेट कर सकते हैं, कॉमा डाला, लाइन विथ इक्वल्स टू 0.5 रख लेते हैं। हम देखते हैं कम ज्यादा ये हो सकती है वैल्यू। ये तमाम वेरिएबल्स है जो आप इसके सेट कर सकते हैं। और जो ग्राफ था हमारा उसकी विथ जो है वो थोड़ी सी जो है वो पिछले के मुकाबले में थिन हो गया है। तो ये बेहतरीन है मेरा ख्याल है। अब हम इस फाइल को, चूंकि हमने इतनी मेहनत इस पे की है, तो हम इसको सेव भी करेंगे, यानी अपने कंप्यूटर पे भी इसको ट्रांसफर करेंगे। तो plt.savefig वो कमांड है जो हमारी फाइल को हमारे कंप्यूटर के अंदर जो है वो लोड कर देगी। फाइल का नाम हम दे देते हैं कुछ भी, फॉर एग्जाम्पल हिस्टोग्राम प्लॉट .png। फिगर को इंस्टॉल करने के लिए, फिगर को सेव करने के लिए png फॉर्मेट है, एक्सेल फाइल को सेव करने के लिए CSV फॉर्मेट है। तो अब मैं इसको प्ले कर लेती हूँ।
पेज को रिफ्रेश भी कर लेते हैं, अगर थोड़ी देर तक यहाँ पे नहीं आया तो फिर आप पेज को रिफ्रेश कर लिया करें, और अगर रीलोड का ऑप्शन है तो उसको भी क्लिक कर लिया करें। तो अब आप ये देखिए हिस्टोग्राम प्लॉट डॉट png फाइल यहाँ पे मौजूद है, इसको भी आप अपने स्क्रीन पे डाउनलोड कर लीजिए। तो ये अब आपके डेस्कटॉप पे मौजूद है हिस्टोग्राम प्लॉट। ठीक है, आप इसको वॉच करना चाहें तो आप कर सकते हैं, मैं आगे बढ़ रही हूँ। अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है कर्व फिटिंग। इसको हम बेसिकली बेल ग्राफ्स भी कहते हैं या बेल प्लॉट भी कहते हैं। बेल प्लॉट को अगर मैं समझाना चाहूँ तो हमारे पास एक ये बहुत अच्छा जो है वो रेफरेंस वेबसाइट है जो कि स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। जो हम ग्राफ बना रहे हैं वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या जो भी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है वो हम बना रहे हैं, यानी हमारे पास सिर्फ एक ये लाइन आ जाए, उसके अंदर जो भी बार वगैरह है वो हम नहीं चाह रहे, और हम चाह रहे हैं कि एक डिस्ट्रीब्यूशन कर्व हमारे पास नजर आ जाए। इसका काम ये होता है कि इससे आप देख सकते हैं कि ओवरऑल ट्रेंड किसी भी डेटा का क्या है। फॉर एग्जाम्पल इसका जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि ज्यादातर मैक्सिमम डेटा सेंटर पे लाई कर रहा है और लेफ्ट और राइट पे बहुत कम डेटा मौजूद है। अगर डेटा लेफ्ट पे ज्यादा हो जाएगा या राइट पे ज्यादा हो जाएगा तो डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल नहीं रहेगी, वो स्क्यूड हो जाएगी, यानी एक तरफ वो झुक जाएगी। तो ऐसा डेटा सेट जो राइट साइड पे कम हो, लेफ्ट साइड पे ज्यादा हो, तो ऐसे डेटा सेट को हम कहते हैं राइट स्क्यूड। इसका मतलब ये हुआ कि जो बेल है, जो बेल की शेप आपको एक नजर आ रही होगी, जो आपको इस वीडियो को सब्सक्राइब करने के लिए भी, नोटिफिकेशन के लिए भी आप बेल आइकॉन को प्रेस कर रहे होंगे, नहीं किया है तो कर लीजिए। तो ये वही बेल शेप है जो कि बेल की फॉर्म में आपके पास अवेलेबल है। अब इसमें आपके पास क्या है कि ये वाला जो पॉइंट है जहाँ पे हाइट है, यहाँ पे डेटा सेट ज्यादा होता है, तो इस पर डेटा सेट लेफ्ट डायरेक्शन में ज्यादा है और राइट डायरेक्शन में डेटा सेट कम है, यानी यहाँ पे इंक्लाइंड आ रहा है या स्क्यूड आ रहा है। तो जिस तरफ स्क्यू होता है वो हम पढ़ते हैं, तो चूंकि राइट की तरफ है तो ये राइट स्क्यूड हो गया, पॉजिटिव स्क्यूड हो गया, दोनों इसी के नाम है। यहाँ पे डेटा सेट राइट साइड पे है और ढलवान ये वाली जो है स्क्यूनेस वो लेफ्ट पे है, तो ये लेफ्ट स्क्यू हो गया। तो हम देख लेते हैं कि हमारा जो डेटा सेट है वो किस में है। तो मैं यहाँ पे एक जो है वो आउटपुट या इनपुट में से किसी एक को मैं प्लॉट कर लेती हूँ कर्व फिटिंग में। और हम इसके लिए हमें लाइब्रेरी चाहिए होगी सी बॉन्ड एस एन एस डॉट डिस्प्लॉट, फाइल का नाम। मैं इस वक्त फर्स्ट जो वेरिएबल है मैड इंक उसी का प्लॉट कर देती हूँ। ठीक है, आपको जो भी वेरिएबल का प्लॉट करना है आप उसको देख सकते हैं। और कॉमा हम कलर इसको बता देते हैं, कलर बताने का ये तरीका है। कलर कमांड लिखा है इक्वल्स टू और आर फॉर रेड, और इसके बाद जो है हम इसको जो है वो plt डॉट शो कर देते हैं। और जब हम इसको रन करेंगे तो ये हमारे पास जो है वो प्लॉटिंग आ जाएगी। लेकिन हमें इसमें चूंकि कर्व चाहिए तो कर्व की कमांड होती है हमारे पास KDE। काइंड लिखेंगे हम, काइंड इक्वल्स टू और KDE। केडी बेसिकली कर्नल डेंसिटी की तरफ चला जाता है, यानी कि जो कर्व की फिटिंग है या कर्व जो ऊपर आ रहा है वो वाली चीज। ठीक है, तो आपको काइंड बताना होगा जो कि KDE है। अगर आप KDE नहीं बताएंगे तो बाय डिफॉल्ट हिस्टोग्राम प्लॉट हो जाता है। ठीक है, तो आप बता दें कि काइंड हमारे KDE प्लॉटिंग चाहिए, तो ये आपके पास जो है कर्व आ गया। अब जो हमने थोड़ी देर पहले अभी कर्व स्क्यूनेस पढ़ी है, तो आप आराम से इसको देख के बता सकते हैं कि ज्यादातर डेटा सेट जो है वो लेफ्ट पे है और थोड़ा ही सा डेटा सेट जो है वो राइट की तरफ है। तो जो स्क्यूनेस है वो राइट की तरफ जा रही है। तो मैड इंकन की जो इस डेटा सेट की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो राइट स्क्यूड है, क्योंकि राइट की तरफ स्क्यूनेस है। तो ये हमारे पास जो है ये पॉजिटिव स्क्यूड है।
तो ये हमारे पास क्विकली एक और ग्राफ तैयार हो गया है। अब हम आ जाते हैं थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर है हमारे पास डेटा विजुअलाइजेशन में बॉक्स प्लॉट। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमारे पास बॉक्स प्लॉट एक अवेलेबल है। इस बॉक्स प्लॉट को हम समझ लेते हैं। बॉक्स प्लॉट का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि जहाँ पे आपके पास डेटा सेट ज्यादा होगा उसके चारों तरफ एक बॉक्स क्रिएट हो जाता है, यानी तमाम डेटा सेट, कॉन्सेंट्रेटेड डेटा सेट उस बॉक्स के अंदर है। बॉक्स किस तरीके से प्लॉट होते हैं, तीन उसके पॉइंट्स निकलते हैं, लोअर क्वार्टाइल, मीडियन और अपर क्वार्टाइल। तो लोअर और अपर क्वार्टाइल के अंदर जो है वो डेटा सेट जो है वो फिक्स हो जाता है। इसके अलावा फिर आपके पास कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो उस लोअर क्वार्टाइल से बाहर जाके होते हैं। ये हम जो स्टैटिस्टिशियंस हैं उन्होंने सेट किया हुआ है +-1.5। +-1.5 का मतलब ये है कि जो आपके पास अपर क्वार्टाइल है उसमें +1.5 आप ऐड करें तो वो आपके पास उतनी रेंज, यानी एक बॉक्स बन गया है लेकिन कुछ वैल्यूज उसके आगे कुछ वैल्यूज उसके पीछे भी कंसिडर हो रहे होते हैं। तो पॉजिटिव क्वार्टाइल +1.5 हो गया, अब यहाँ पे ये मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। इसी तरीके से नेगेटिव क्वार्टाइल हो गया, ये आपके पास लोअर लिमिट बता रहा होगा। उसके बाहर जो पॉइंट होगा वो आउटलायर कंसिडर होगा। यानी कि ये बॉक्स प्लॉट है, इस बॉक्स प्लॉट्स के +-1.5 जो है ये आप कंसिडर कर रहे होते हैं कि ये भी इसी बॉक्स प्लॉट का हिस्सा है। और उसके बाहर फिर कोई अगर पॉइंट होगा तो उसको आप कहते हैं कि ये आउटलायर्स हैं, यानी कि ये आपकी टोटल डेटा रेंज है। तो हम आ जाते हैं वापस अपने बॉक्स प्लॉट की तरफ, और अगेन बॉक्स प्लॉट करने के लिए हमारे पास जो कमांड है वो सबसे पहले तो हमें फाइल अपनी चाहिए होगी। डॉट प्लॉट, ऊपर हमने KDE बताया था काइंड, तो यहाँ पे हम काइंड बताएंगे बॉक्स, कॉमा फिगर साइज भी बता देते हैं साथ साथ हम। और फिगर साइज हमने कह दिया फॉर एग्जांपल हॉरिजॉन्टल ज़्यादा डेटा है तो हॉरिजॉन्टल ज़्यादा जगह दे देते हैं, वर्टिकली हम इसको 5 कह देते हैं। फिगर साइज ब्रैकेट के अंदर 20, 5। plt.show हो गया ये हमारे पास, इसको हम रन करते हैं। गुड, तो ये आपके पास बॉक्स प्लॉट हो गया। वो हॉरिजॉन्टल हमने इसको ज़्यादा जगह दिया था क्योंकि डेटा सेट बहुत ज़्यादा है, 8 रॉज, 8 इनपुट्स हैं और एक आउटपुट के पास आउटपुट है। तो 9 तकरीबन ये डेटा सेट है। इसमें आप देखिए पॉपुलेशन का जो डेटा सेट है उसकी मैक्सिमम रीडिंग 35,000 तक जा रही है। बाकी सबकी जो रीडिंग्स हैं आप देखिए वो नीचे कहीं पे लाई कर रही है, 5,000 से भी कम है। इसका मतलब ये है इस डेटा को कवर करने के चक्कर में बाकी तमाम जो हैं वो कंप्रेस हो गए हैं। तो हमें इसको सही से सेट करना पड़ेगा ताकि हम इसको देखें कि भाई ये बॉक्सेस बन क्या रहे हैं। हमें बॉक्स ही नजर नहीं आ रहा है इसमें, क्योंकि एक डेटा सेट जो है वो इतना हाई था कि बाकी तमाम डेटा सेट उस स्केल में फिट होने की वजह से कंप्रेस हो गए हैं। तो थोड़ा सा अब हमें इसमें जो है वो मेहनत करनी पड़ेगी। तो अब हम आगे बढ़ जाते हैं, और अब मैं जो कमांड लिख रही हूँ वो भी बॉक्स प्लॉट करने का ही तरीका है, लेकिन अब मैं चाहूंगी कि सब अपने अपने स्केल को रिप्रेजेंट करें। तो हम आ जाते हैं कोड सेक्शन में, सेट ऑफ कमांड्स हैं। अब ये कमांड हमने क्या लिखा है कि दो वेरिएबल्स हमने असाइन कर लिए हैं, सब प्लॉट्स हम बना रहे हैं क्योंकि एक ही प्लॉट में जो है वो एक ही स्केल आएगा, तो सबका अलग अलग स्केलिंग होनी चाहिए। 1 से स्टार्ट करो और जितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं उसकी टोटल लेंथ लो। तो इस वक्त नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास 9 है, तो ये 9 टाइम्स चलेगा। और फिगर साइज जो है वो 20/7, यानी इसमें उसको एडजस्ट करने की कोशिश करो। फिर हम आगे बढ़ते हैं और कमांड हम लूपिंग का सहारा लेंगे। फॉर आई कॉमा ए एक्स इन ई न्यूमेरेट, और ब्रैकेट में आ जाएगा AXS जो अभी हमने ऊपर वेरिएबल बनाया है फ्लैट, और उसके बाद आ जाएगा AX डॉट बॉक्स प्लॉट, क्योंकि बॉक्स प्लॉट बनाना है। CLRNDF डॉट आई लॉक की कमांड क्या काम करती है कि ये लोकेशन जो है वो असाइन कर रही होगी, और इसको हमने कह दिया आई काउंटर, इस काम के लिए हमने सिलेक्ट कर लिया। डॉट फ्लैट की कमांड क्या कर रही होती है, डॉट फ्लैट ये बता रहा है कि तमाम
इनपुट्स को उसकी या तमाम प्लॉटिंग को अपने रेस्पेक्टिव स्केल्स के हिसाब से प्लॉट करना है। तो ये वाली कमांड फिर हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये आई है बेसिकली, सॉरी, तो स्पेलिंग मिस्टेक आ गया था। और ये आप देखिए कि तमाम जो है ये दो ही लाइन में, आप देखिए सिर्फ दो लाइन लिखी है और 9 के 9 प्लॉट्स जो आपको नजर आ रहे हैं, सबका अपना स्केल है। इसका स्केल 1415 तक जा रहा है, इसका स्केल 5050 तक जा रहा है, इसका 140 तक जा रहा है, इसका 35,000 तक जा रहा है, जैसा भी हमने देखा था। और दूसरी बात यह कि इसकी जो नंबर है वो दूसरे के प्लॉट में जा रहा है, तो हमें इसको भी जरा सा सेट करने की जरूरत है। तो हम जो है अब आ जाते हैं इस कमांड को सेट करने के लिए। और यहाँ पे हम दे देते हैं सबसे पहले तो टाइटल CLFRNDF डॉट कॉलम्स, ताकि इनके नाम जो है वो डिस्प्ले हो जाए। तो इसमें हमने बेसिकली काम ये किया है कि जो आई कॉलम है उसके ऊपर आई वेरिएबल का नाम आ जाएगा। तो 1 के ऊपर 1 का नाम, 2 के ऊपर 2 का नाम, फॉन्ट साइज उसका 12 रख लिया है हमने, और फॉन्ट वेट हम रख लेते हैं बोल्ड। जो पैरामीटर्स हैं उसको भी सेट कर लेते हैं। एक्स इज इक्वल्स टू कौन से पैरामीटर्स, वाई एक्सिस को सेट कर लेते हैं। और आगे हम आ जाते हैं लेबल साइज इक्वल्स टू 12। आई होप कि कोई मिस्टेक ना हो इसमें। रन करते हैं। लेबल साइज 12, अच्छा, चले जी, ये आपके पास आउटपुट आ गया। और इसको जो है हम, ये जो 35,000 को हमें सेट करना था जो एवरेज बेडरूम के अंदर चला गया है, तो इसके लिए हम करेंगे PLT डॉट टाइट अंडर स्कोर लेआउट ब्रैकेट्स। आप देखें कि ये जो है वो अपने अपने लेआउट को फॉलो कर रहे हैं। अब आ जाते हैं बॉक्स प्लॉट को पढ़ लेते हैं। जब हमने इतनी मेहनत से बॉक्स प्लॉट इंप्लीमेंट किया है तो अब इसको हमें पढ़ भी लेना चाहिए। बॉक्स प्लॉट में आप देखिए ये जो बॉक्स है जिसके बारे में अभी हमने बताया था, ये लोअर क्वार्टाइल हो जाएगा, ये मीडियन जो ऑरिजिनल नजर आ रही है, और ये अपर क्वार्टाइल हो जाएगा। इसके ऊपर ये तमाम डेटा सेट मौजूद है। ये जो विस्कर आपको नजर आ रहा है ये इसकी अपर बाउंड्री है, इसके ऊपर ये सब आउटलायर्स है। हाउस एज में कोई आउटलायर नहीं है। ओवरऑल तमाम का तमाम डेटा इसके अंदर मौजूद है। लैटिट्यूड का तमाम डेटा इसमें मौजूद है, लॉन्गिट्यूड का तमाम डेटा सेट है। अब ये वाले जो है एवरेज रूम्स, एवरेज बेडरूम्स, आप ये देखिए ये जो दो बबल्स हैं ये अपनी लिमिट से बहुत दूर है। तमाम डेटा जो है वो यहीं पे कंसंट्रेट है। एक जो डेटा है वो 120 प्लस, यानी कि 140 के अराउंड दो बबल्स नजर आ रहे हैं। तो ये वो डेटा सेट है जो आउटलायर क्रिएट कर रहा है। आउटलायर का आउटलायर बेसिकली आपके जो डेटा की सेटिंग होती है उसको खराब कर रहा होता है, मशीन आपकी ओवरफिटिंग की तरफ चली जाती है। आउटलायर्स को डिटेक्ट करके रिमूव करना होता है या मीडियन वगैरह लेके उसको सेट करना होता है। इससे रिलेटेड एक वीडियो ट्यूटोरियल मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, जिसको मैंने आई बटन के साथ ऊपर लिंक कर दिया है। तो वहां से जाके आप देख सकते हैं कि आउटलायर्स को हैंडल करने के क्या क्या तरीके हैं। उससे ये होगा कि ये जो आउटलायर है ये फिर डेटा सेट का पार्ट बन जाएगा। आउटलायर की कोई भी वजह हो सकती है। हो सकता है कि डेटा फेक हो, किसी से आपने पूछा हो कि कितने एवरेज घर है तो उसने 140 बता दिया हो। या ये हो सकता है कि मशीन में जब आप इंटर कर रहे हो या जो शीट में आप इंटर कर रहे हो उसका इंटर करते हुए मसला हो गया हो। तो किसी भी वजह से ये डेटा मिस क्या कहेंगे, मिसगाइड हुआ हुआ है। तो एवरेज बेडरूम में भी ऐसा डेटा है, पॉपुलेशन में भी दो ऐसे ही। वैसे तो ये सब आउटलायर्स में आएंगे, लेकिन ये दो तो बिल्कुल ही हम इसको हैंडल कर सकते हैं। तो इनको हैंडल करना होता है, क्योंकि हमारा डेटा सेट बहुत ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे कि अगर हमें हैंडल करना होगा तो हम इन डेटा सेट्स को या इन जो आउटलायर्स हैं उनको रिमूव कर देंगे। अब लास्ट जो हमारे पास प्लॉट है स्टूडेंट्स, वो है पेयर प्लॉट। पेयर प्लॉटिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली आप दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स या एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल को आप प्लॉट करके देख रहे होते हैं। प्लॉटिंग के थ्रू या ग्राफ्स के थ्रू आप देख रहे होते हैं कि दोनों एक दूसरे से कितना रिलेट कर रहे हैं। यही काम जो है एक वीडियो में मैंने कोरिलेशन एनालिसिस में करवाया हुआ है। उसमें भी हमारे पास वैल्यूज में डेटा फॉर्म था, लेकिन उसमें जो हमने कोरिलेशन चेक किया है, दो वैल्यूज आपस में, दो वेरिएबल्स आपस में किस वैल्यू तक
रिलेशन शो कर रहे हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास ये दो वेरिएबल हैं, सर्वाइव्ड और पैसेंजर आईडी, तो इसका जो कोरिलेशन आ रहा है ये कुछ नंबर फॉर्म में आ रहा है, प्लस या माइनस। तो ये जो कोरिलेशन है ये नंबर फॉर्म में आया हुआ है। हम जो प्लॉटिंग कर रहे हैं वो ग्राफ फॉर्म में प्लॉट कर रहे हैं, डेटा को ग्राफ की फॉर्म में देखना चाह रहे हैं। तो इसके लिए बहुत आसान तरीका है, SNS.pairplot, और फाइल का नाम लिख देंगे हम सिंपल CLFRNDF। बस इस फाइल को हम रन कर देते हैं, लेकिन रन करने से पहले हम plt.show की कमांड चलाएंगे ताकि हमारे पास डिस्प्ले आए। बस ये आपने काम किया। ये फाइल टाइम लेगा पेयर प्लॉट बनाने में, तो हम जो है थोड़ा सा होल्ड पे चले जाते हैं। नाउ वी आर बैक। इस फाइल को तकरीबन, इस कमांड को चलने में 1 मिनट 17 सेकेंड्स लगे हैं। ठीक है, तो खैर बहरहाल हाँ, ये आपके पास जो है लेफ्ट पे तमाम 9 के 9 वेरिएबल्स मौजूद हैं, डाउन भी। तो इसमें से हम ये वाला जो लास्ट कॉलम है उसको लास्ट रो को पढ़ लेते हैं। ये है आपके पास आउटपुट का, और हर आउटपुट का विथ रिस्पेक्ट टू उसके इनपुट, जैसे मीडियन हाउस वैल्यू विथ रिस्पेक्ट टू मीडियन इनकम, मीडियन हाउस वैल्यू विथ रिस्पेक्ट टू हाउस एज। इसी तरीके से अगर आप ऊपर जाएंगे तो लॉन्गिट्यूड विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट वेरिएबल, लॉन्गिट्यूड विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड वेरिएबल। हर एक वेरिएबल का हर दूसरे वेरिएबल के साथ जो इंटरेक्शन प्लॉट हो चुका है, यानी 9 बाय 9 का ये एक मैट्रिक्स तैयार हो चुका है। तो अगर हम इसको पढ़ना चाहें तो हम सिंपली ये देख सकते हैं कि मीडियन इनकम जो है वो जो 0 से 5 के दरमियान बहुत ज्यादा डेटा मौजूद है। 0 से 5 तक के जो मीडियन इनकम वाले हैं उनका जो हाउस वैल्यू या उनकी जो परचेजिंग है वो जीरो, मतलब 0 से स्टार्ट होके तकरीबन 500,000 तक इन लोगों ने परचेजिंग की है, जिनका इनकम 5 यूनिट्स तक है। 15 यूनिट वाले जो हैं उन्होंने जो परचेजिंग की है वो तकरीबन 1 पॉइंट समथिंग 100, 1.3 का एक ने इस वैल्यू का घर लिया है। अगेन 15 इनकम वाले ने, एक ने जो घर लिया है वो 3 पॉइंट समथिंग वैल्यू 1000 की है, 3.5 समझे। एक जो है वो फोर तकरीबन $400,000 का उसने घर लिया। तो 15 या 15 यूनिट्स जो सैलरी के थे, ये तीन वो लोग थे जिन्होंने घर परचेज किया है 4 का, या फिर 3.5 का, या फिर 1.2 का। ज्यादातर लोगों ने जो है, जो 5 तक के, 5 मैं क्या इसमें यूनिट दे दूं, फॉर एग्जांपल $500 जिनकी सैलरी थी फॉर एग्जांपल, उन्होंने ज्यादातर परचेजिंग की है, और वो तमाम के तमाम रेंज में अवेलेबल है। एवरेज रूम में आ जाइए। एवरेज रूम जो है, यानी कि जो जिसमें समझे कि ये 0 से लेकर 20 तक के जो कमरे हैं, तकरीबन हर रेंज के घर में, हर प्राइस के घर में ये इतने नंबर ऑफ रूम्स मौजूद हैं। एक घर ऐसा है जिस जिसमें 100 से ज्यादा कमरे हैं, और उसकी जो प्राइस है वो तकरीबन $1.700 है। एक और घर ऐसा है जिसमें तकरीबन 200 या 150 के करीब उसमें कमरे मौजूद हैं। एक ब्लॉक ऐसा है जिसमें 150 के करीब एवरेज कमरे मौजूद हैं, और उसकी जो प्राइस है वो $500,000 का वो घर है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप किसी भी एक वेरिएबल को पकड़ के, एक पॉइंट को पकड़ के उसका एक्स एक्सिस पे जाइए और उसके वाई एक्सिस पे जाइए कि एवरेज बेडरूम 30 प्लस है, फॉर एग्जांपल 35 है ये एवरेज बेडरूम। तो एवरेज बेडरूम 35 जो घर बिका है वो तकरीबन $1.700 का बिका है। ठीक है, तो ये जो है वो जो भी डेटा अवेलेबल था उसकी परचेजिंग के हिसाब से है। और अगेन इस फाइल को अगर आपको सेव करना है तो मैं कमांड यहाँ पे लिख देती हूँ, और आप इसको फिर रन कर लीजिएगा। मैं कमेंट के साथ लिख देती हूँ pairplot.png। ठीक है, और जब आप इसको रन करेंगे कमेंट हटा के, तो फिर ये फाइल यहाँ पे जो है, जैसे पहला आपके पास PNG फाइल आई थी इसी तरह ये भी आ जाएगी।
और ये ग्राफ फिर आप कहीं पे भी लोड कर सकते हैं। तो अभी का जो वीडियो ट्यूटोरियल है हम इसको यहाँ पे पॉज करते हैं। तो आज का जो वीडियो ट्यूटोरियल है ये वाला पर्टिकुलरली, इसमें हमने डेटा को विजुलाइज करने के डिफरेंट तरीके देखे हैं। एक एक कमांड, एक एक लाइनें आप ऐड करते जाएं और आपके जो फिगर है या विजुलाइजेशन है वो क्लियरर होती जाएगी। तो ये हमने सीखा है। इसके अलावा अब जो इसमें मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन अप्लाई करना है उसके लिए आप सेकंड वीडियो पे क्लिक कीजिए, ताकि ये जो आपका मशीन लर्निंग मॉडल है ये आपका कंप्लीट हो जाए। तो तब तक के लिए जो है अपना ख्याल रखिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए और सेकंड वीडियो को देख लीजिए ताकि ये जो मॉडलिंग है वो आपकी कंप्लीट हो जाए। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।